Operating system and memory management. Okay, operating system is a program that act as an interface between user and कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है ना. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है. ठीक है ना. यूज़र जो भी कमांड्स दे रहा है उसे उस पर्टिकुलर डिवाइस या कंप्यूटर में परफॉर्म कराता है. ठीक है ना. इसके बाद दे रखा है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग. ठीक है ना. और मल्टी थ्रेडिंग. ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. मल्टी प्रोग्रामिंग इज द टेक्निक ऑफ रनिंग सेवरल प्रोग्राम्स एट अ टाइम यूजिंग टाइम शेयरिंग. इट अलाउ अ कंप्यूटर टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम. मीन्स इसमें टाइम की स्लाइड्स बना दी जाती थी कि इतने इतने पर्टिकुलर टाइम पे ये काम होगा और बहुत सारे काम एक साथ इसमें किए जा सकते थे. ये रहता था. ठीक है ना. इसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग. इसके बाद आता है मल्टी टास्किंग. मल्टी टास्किंग इज द लॉजिकल एक्सक्यूशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. द concept of multitasking is uniquely similar to multi-programming, but difference is that the switching between job occurs so frequently that the user can interact with each program while it is running. The concept is also known as time sharing system. A time shared operating system uses CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of time shared system. जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में था उसी का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होता है इसमें. ठीक है ना. मल्टी टास्किंग में होता है. मतलब टाइम स्लॉट्स इसमें भी डिवाइड रहते हैं. याद रखो इसमें बहुत सारे काम एक साथ होते ज़रूर हैं लेकिन एट ए टाइम एक ही काम होता है. टाइम के स्लॉट्स डिवाइड रहते हैं कि इस टाइम पे इतना होगा, इस टाइम पे इतना होगा, इस टाइम पे इतना होगा. इस तरह से टास्क थोड़े थोड़े कंप्लीट होते हैं लेकिन एट ए टाइम एक ही टास्क चल रहा होता है. ठीक है ना. लेकिन इसके बाद आता है मल्टी थ्रेडिंग. एन एप्लीकेशन टिपिकली इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेपरेट प्रोसेस with several threads of control. In some other situations, a single application may be required to perform several similar tasks. For example, a web server accepts client requests for web page, image, sound, and so further. A busy web server may have several of clients concurrently accessing it. If the web server runs as a traditional single-threaded process, it would be able to service only one client at a time. The amount of time that a client might have to wait for its request to be served could be enormous. So it is efficient to have one process that contains multi-threads to serve the same purpose. जैसे कोई वेबसाइट है, रिजल्ट निकलता है, बहुत सारे यूज़र एक साथ अप्लाई करते हैं अपना जो है ना मार्क्स वगैरह देखने के लिए. तो अगर इसमें एक यूज़र एट ए टाइम यूज़ कर सके ऐसा हो जाए तो रिजल्ट देखने में महीनों लगेंगे कम से कम. दिन तो छोड़िए महीने लग जाएंगे एक यूज़ करने के लिए. ठीक है ना. तो ऐसी चीज़ों को वो करने के लिए इसमें मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट
यूज़ किया जा सकता है, मतलब सेवरल टास्क एक थ्रेड के रूप में उसे उसे परफॉर्म कराया जा सकता है, ठीक है ना। अब आता है रियल टाइम सिस्टम्स। रियल टाइम सिस्टम मतलब एट ए टाइम, जैसे टिकट ट्रेन बुकिंग, टिकट बुकिंग, आप यहाँ से वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट दोगे, एट ए टाइम वो इंक्वायरी करके सब कुछ आपको डिटेल बता देगा। आप अपना डेटा फिल करो, अमाउंट पे करो और तत्काल वहीं ऑनलाइन ही आपका टिकट बन कर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें रियल टाइम की ऐसी होती है, मतलब एट ए टाइम, उसी टाइम पे, ठीक है ना, रियल रियल टाइम पे। Another special form of operating system is time system. A real time operating system is used for environment where a large number of events, mostly external to the system, must be accepted and processed in short time or within certain deadlines. Real time systems are used there are rigid time requirements on the flow of data or the operation of processor and therefore used as a control device in a dedicated applications. इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम्स, ठीक है ना। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द computation is distributed among several processors. Each processor in distributed system has its own local memory and do not share memory or clock. A distributed operating system governs the operations of a distributed computer system and provide a virtual machine abstraction to its users, ठीक है ना। इसमें सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, मतलब सेपरेट प्रोसेसर्स होते हैं, उनकी अपनी मेमोरी होती है, एक तरह से सेपरेट कंप्यूटर टाइप में ही समझ लो आप। तो हर एक अपना अपना पर्टिकुलर काम करता है और उन्हें परफॉर्म करके देता है, इस तरह से रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है काम उनके बीच में, तो अपना अपना काम सेपरेटली करते हैं। तो इस तरह से रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज देता है, ठीक है ना। मैनी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर एंड प्रोग्राम। द सर्विसेज मे डिफर फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू another. The following are the operating system services that are provided to make the work more convenient. अपने वर्क को और अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए ये सारी चीज़ें रहती हैं। पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प टू लोड अ प्रोग्राम इनटू memory and run it. Thus, the execution of a program can be done easily with the help of operating system. Second है IO operations. Each running program may request for IO operations and for efficiently and protection, the user cannot control IO devices directly and thus the operating system must provide some means to do IO operations. IO means input output operations. Third, file system manipulations. Files are the most important part which is needed by program to read and write, and files may also created and deleted by the name or by the programs. Fourth है communications. Many times one process need to exchange information with another process. This exchange of information can take place between the
process executing on the some computers or the exchange of information may occur between the process executing on the different computer system tied together by a computer network. और फिफ्थ है एरर डिटेक्शंस. It is necessary that the operating system must be aware of possible errors and should take the appropriate action to ensure correct and consistent computing. ये 5 पॉइंट्स थे. पहला था प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना, वो सारा चीज़ वो सब. दूसरा आई ऑपरेशंस, उसमें इनपुट देना और उनसे आउटपुट वगैरह वो सब लेना, ठीक है ना. तीसरा था फाइल मैनेजमेंट, मतलब फाइल को बनाना, उसके अंदर डेटा को सेव करना, फिर उसे डिलीट करना या उसे एडिट करना, वो सारी चीज़ें फाइल एलोकेशन इसमें आ जाता है, ठीक है ना. फाइल सिस्टम मैनेजमेंट आता है. फिर आता है कम्युनिकेशन, जो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन, जैसे आपने कोई दो प्रोसेस रन कराई तो उनमें आपस में डेटा शेयर भी होना चाहिए, ठीक है ना. उनमें आपस में थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी होना चाहिए. जैसे रियल टाइम में ही देख लीजिए, जैसे आपने टिकट बुक करने के लिए यहाँ से कमांड दी, ठीक है ना. तो फिर क्या होगा, आप अपनी डिटेल भरोगे तो आप अपनी डेट वगैरह दोगे तो वो वहाँ जाएगी और फिर उसमें वेरीफाई होगी, तो आपस में प्रोसेस उस डेटा को शेयर करेंगे और आपस में कम्युनिकेशन करेंगी. इस डेट में ये सीट अवेलेबल है या नहीं, मतलब जैसे एसी होता है, स्लीपर होता है, तो उस टाइप की सीट अवेलेबल है या नहीं, वो सारा क्रॉस पूरा चेक करेंगी और उसके बाद आपको उसका रिजल्ट देंगे. तो ये एक तरह से उनका आपस में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना. तो इस तरह से रहेगा कुछ, ठीक है ना. एरर डिटेक्शन, उसी ड्यूरेशन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे डिटेक्ट करके बताएगा कि जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा, नेटवर्क फेलियर आ जाएगा, ठीक है ना. तो इसी तरह ट्रांजेक्शन फेलियर आ जाएगा, जैसे अमाउंट पे करते हैं तब, तो इस तरह से एरर कोई आएगी तो आपको मैसेज रिले कर देगा कि ये एरर इसमें आ रही है, ठीक है ना. तो इस तरह से रहता है. ये 5 पॉइंट्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है. इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य. पहला है रिसोर्स एलोकेशंस. रिसोर्स एलोकेशंस मीन्स अलग अलग प्रोसेस को अलग अलग तरह के रिसोर्स प्रोवाइड करना या देना, ठीक है ना. समटाइम्स मल्टीपल जॉब्स आर रनिंग एट द सेम टाइम एंड resources must be allocated to each of them. The different resources are managed by the operating system. Second, accounting. Operating system must also be used to keep track of the various computer resources and how much and which users are using these resources. Third point, protection. Protection ensures that all access to the system resources is controlled. When several processes execute concurrently, it should not be possible for one process to interface with the other and with the operating system itself. Three functions. First, resource allocation. Second, accounting. And third, protection. मीन्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना, प्रोसेसेस को रिसोर्स अवेलेबल कराना, फिर उनके ऊपर ध्यान रखना कि किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए कौन सा रिसोर्स दिया गया है और कितने टाइम बाद उससे उस रिसोर्स को वापस लेना है, ठीक है ना. वो उसका ट्रैक रखना. रिसोर्स इसे कहते हैं अकाउंटिंग. प्रोटेक्शन मतलब कंट्रोल तरीके से रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराना और उनसे प्रोसेस से उस रिसोर्सेज को वापस लेना, ठीक है ना. तो इस तरह की चीज़ों को
इसमें किया जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 टास्क थे, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग एंड प्रोटेक्शन। ये 3 टास्क हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके बाद था कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, इट इज अ set of program. However, the real core of an operating system is called kernel. The second important program of an operating system is user interface program. इसके बाद थर्ड है old operating system used to have only command line user interface CUI program called cells, but all modern operating systems are coming with graphical user interface GUI interface called Windows. All the other programs that come with the OS are utility application softwares. Now इसमें एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना। इसमें क्या है, ऊपर यूज़र, एडमिनिस्ट्रेटर और प्रोग्रामर्स, ये क्या है, जो उससे इंटरेक्ट करेंगे, किससे, कंप्यूटर से या उस पर्टिकुलर रिसोर्स से, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशंस, GUI, CUI, यूटिलिटी, एप्स, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन जिनके थ्रू आप किसी सिस्टम से कम्युनिकेट करोगे। बीच में क्या रहेगा, कर्नल, ठीक है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है फिजिकल पार्ट्स, ठीक है, जैसे CPU, मेमोरी, IO डिवाइसेस और IO कंट्रोलर्स। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। सिंपल फर्स्ट पेज में रहेगा ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब यूजर रहेगा, प्रोग्रामर रहेगा, एप्लीकेशन डेवलपर रहेगा, ये सारी चीज़ें, ये सब लोग ऊपर वाले से। उसके बाद आता है वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडोज़ वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। CUI कमांड यूजर इंटरफेस वो हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रहता है। अब ये क्या है कि कर्नल से इंटरेक्ट करेंगी, और कर्नल फिजिकल हार्डवेयर जैसे IO, CPU, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, इन सब से इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है इन सभी की हेल्प से, ठीक है ना। अब आता है बूटिंग क्या होती है। बूटिंग जैसे हम घर से बाहर निकलने से पहले शूज़ वगैरह पहन करके तैयार होते हैं ना, तो उसी तरह से कंप्यूटर भी जब स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले जो प्रोसेस होती है उसे बूटिंग कहते हैं, ठीक है ना। बूटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वंस यू पावर ऑन अ कंप्यूटर, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस इज कॉल्ड बूटिंग। हार्ड डिस्क से मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना ही बूटिंग कहलाता है, ठीक है ना। फॉलोइंग आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व वाइल बूटिंग द OS। ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, ठीक है। फर्स्ट, द बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम initialize various IO controllers and IO devices. Finally, it identifies the boot devices as stored in battery backup memory, CMOS, complementary metal oxide. Sorry, something wrong. CMOS बैटरी होती है उसमें स्टोर रहता है, ठीक है ना। टिपिकली बूट डिवाइसेस आर फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD, USB, फ्लैश स्टिक एंड नेटवर्क। आजकल ये भी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क पे ही लोड रहता है, ठीक है ना। तो आपको एक्सटर्नल एक्स्ट्रा में CPU या ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वहीं से नेट से ऑनलाइन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर लेता है, आप उससे वर्क करो और वापस वहीं पे सेव कर देते हो। तो ये भी होता है, ठीक है ना। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क में भी हो सकता है, फ्लॉपी में हो सकता है, USB टाइप में भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से रहता है, ठीक। इसके बाद आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स प्रोसेसेस को हैंडल कैसे किया जाए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोसेस। अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन।
a program, a running program called process. Simple. Means process is a program in execution. वो प्रोग्राम जिसका एक्सक्यूशन चल रहा हो उसे हम प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. A system can be viewed as a allocation of process. Operating system process execute system code and user process executes user codes. A process needs certain resources, CPU, time, memory files, and I/O devices to accomplish its task. The operating system is responsible for creation and deletion of user and system processes. प्रोसेस को बनाने और डिलीट करने में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है. ठीक है. सेकेंड, शेड्यूलिंग प्रोसेसेस. थर्ड, प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म फॉर सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड डेडलॉक हैंडलिंग फॉर द प्रोसेस. तो ये सारे प्रोसेस मैनेजमेंट में आते हैं. ठीक है ना. अब आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, PCB. Each process is represented in an operating system by its own process control block. PCB is a data structure containing information regarding a specific process. ठीक है. Now this includes process state, may be new, ready, running, waiting and halt. न्यू मीन्स नई प्रोसेस, रेडी एक्सक्यूशन के लिए तैयार. ठीक है. रनिंग जिस पे एक्सक्यूशन चल रहा हो. ठीक है ना. वेट ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर कोई समस्या आती है तो उसे वेट में चला जाता है. जैसे कोई कंडीशन है, जब तक वो ट्रू नहीं हुई तब तो वो एक्सक्यूट नहीं होती, तो वो क्या वेट में चली जाए जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए. ठीक है ना. तो इस तरह से रहता है. उसके बाद आता है ये हार्ट, वहीं स्टॉप कर दिया जाता है. ठीक है ना. तो इस तरह से रहता है. इसके बाद आता है प्रोग्राम कंटेनर इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड. जो काउंटर होता है, जैसे एक चल रही है इंस्ट्रक्शन, उसी के बाद दूसरी कौन सी एक्सिक्यूट करनी है ये वो पहले से डिसाइड करके रखता है. जैसे ही वो कंप्लीट होता है दूसरा भेज दिया जाता है प्रोसेसर के पास. ठीक है ना. तो इस तरह से रहता है. तीसरा, CPU रजिस्टर्स इंक्लूड्स accumulator, index registers, stack pointers and general purpose registers. This information is saved when an interrupt occurred. Interrupt क्या होता है? Interrupt एक तरह से रुकावट. इंटरप्ट दो तरह के होते हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल. मास्केबल मतलब जो इंटरप्ट आया आप उसे रोक सकते हो और प्रोसेस चलती रहेगी, वो होता है मास्केबल. नॉन मास्केबल क्या होता है? अगर वो इंटरप्ट आ गया तो आपको प्रोसेस रोकनी पड़ेगी, बंद हो जाएगी, वो काम बंद नहीं होगा. ठीक है. तो उसे कहते हैं नॉन मास्केबल. ठीक है ना. ज़्यादातर फिजिकल जो इंटरप्ट्स होते हैं वो नॉन मास्केबल होते हैं, और वो आ गए तो आप उन्हें हर्ट नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो इस तरह से रहता है. तो ये है. इसके बाद आता है CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रोसेस प्रायोरिटी पॉइंटर्स फॉर शेड्यूलिंग क्यूज etc. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में दे रखा है इसमें. ठीक है ना. पॉइंटर है, प्रोसेस स्टेट है, प्रोसेस नंबर, प्रोसेस काउंटर, रजिस्टर, लाइन, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, मेमोरी यूनिट्स. तो इस तरह से प्रोसेस ब्लॉक दे रखा है. इसके बाद आता है कॉन्करेंट प्रोसेस. कॉन्करेंट हॉट प्रोसेस. The process in a system can execute concurrently. To provide concurrent execution is a mechanism for process creation and termination is required. Process creation. A process may create several new processes via a create system call. The create process is called a parent process, while new processes are called children process. A parent may execute concurrently with its children, or it may wait until all its children have terminated. अगर है process terminations. A process terminations when it finishes execution its last statement and asks the operating system to
complete the process. A process can also cause the termination of and the process by a system call. Usually, such a system call can be invoked by only the parent process of by the that to be terminated. तो ये है प्रोसेसेस के बारे में। इसके बाद में रखा है रिलेशन बिटवीन प्रोसेसेस के बीच में रिलेशन। कुछ होती है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, कुछ होती है कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है जिसमें किसी दूसरी प्रोसेस का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंटली एक्सिक्यूट हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा होता है डिपेंडेंट प्रोसेसेस जो कोऑपरेटिव प्रोसेस होती है, मतलब पहली प्रोसेस परफॉर्म होगी उसके ऊपर दूसरी प्रोसेस निर्भर करेगी और उसके बाद में एक्सिक्यूट होगी। जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाओगे और उसे प्रिंट निकाल लोगे। अब सोच लो अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं तो प्रिंट कहाँ से आएगा। तो ये एक तरह से कोऑपरेटिव प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसी तरह से प्रोसेस के ऊपर जब दूसरी प्रोसेस निर्भर करती है तो उसे कोऑपरेटिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस शेड्यूलिंग, मतलब कोई प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होगी उसकी शेड्यूलिंग करना, वो सब आता है प्रोसेस शेड्यूलिंग में। इसमें है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। उसमें पहले है प्रोसेसेस की स्टेट। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के बारे में, ठीक है ना। इन दिस द प्रोसेस विच इज एलोकेटेड टू द सीपीयू it keeps it and release it only when it switches to a waiting state. Non-preemptive scheduling. In this, the OS never switches the process which is allocated to the CPU. Primitive and non-primitive में क्या है, उसमें switching हो सकती है between two processes और more than two processes, लेकिन इसमें switching नहीं होती। जो नॉन प्रिमिटिव में जो प्रोसेस आ गई उसे कंप्लीट होगी, उसके बाद अगली प्रोसेस आ रही है, इस तरह से रहेगा। जबकि प्रिमिटिव में उसमें स्विचिंग हो सकती है, एक प्रोसेस जो चल रही है उसे रोक करके वो दूसरी प्रोसेस को उठा सकता है, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। अब आता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्राइटेरिया। इसके क्राइटेरिया क्या रहते हैं। पहला है सीपीयू यूटिलाइजेशन, सेकेंड है थ्रूपुट, थर्ड है टर्न अराउंड टाइम, फोर्थ है वेट टाइम, लास्ट है रिस्पॉन्स टाइम। सीपीयू यूटिलाइजेशन पहला, उसके बाद है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल या टाइम स्लॉट में जितनी प्रोसेस कंप्लीट होती है उसे हम उसका थ्रूपुट कहते हैं, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, द टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस टू बी कम्प्लीटेड। एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितना वक्त लगता है उसे हम उसका टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। जैसे टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेट टाइम प्लस रिस्पॉन्स टाइम प्लस टाइम स्पेंड इन आईओ प्लस टाइम स्पेंड टू गेट इनटू मेमोरी। इन सभी का जब सम कर दिया जाएगा तो वो टोटल टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। मतलब एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा, वो टाइम निकल करके आ जाएगा। उसके बाद आता है वेट टाइम, द टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस इन रेडी क्यू। रेडी क्यू में प्रोसेस जितना समय गुजारती है उसे हम उसका वेट टाइम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेस टेक टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग द टाइम फ्रॉम सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट until the first response is produced। मतलब एक पहला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने तक जितना टाइम लगता है उसे उस प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया। पहला था सीपीयू यूटिलाइजेशन, दूसरा था थ्रूपुट, तीसरा था टर्न अराउंड टाइम, चौथा था वेट टाइम, पांचवा था रिस्पॉन्स टाइम। थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोसेस जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कंप्लीट होती है उसे उसका थ्रूपुट कहते हैं।
उसके बाद था टर्न अराउंड टाइम, एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसे उसका टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। वेट टाइम, जितने टाइम तक वो रेडी क्यू में वेट करती प्रोसेस उसे हम उसका वेट टाइम कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, पहला रिस्पॉन्स प्रोसेस कब देती है उतना कितना टाइम ले जाती है उसे देने में, वो होता है इसका रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, मतलब शेड्यूलिंग करने के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ की जाती है उसके बारे में रखा है, ठीक है ना। पहला है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मीन्स जो पहले प्रोसेस आएगी उसे पहले सर्व किया जाएगा, ये रहता है इसमें, ठीक है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द CPU फर्स्ट इज एलोकेटेड द CPU फर्स्ट, दिस इज नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ये क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नॉन प्रिमिटिव, मतलब जो प्रोसेस आ गई वो कंप्लीट होगी, उसी के बाद दूसरी प्रोसेस आएगी, ठीक है ना। तो ये रहता है इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके बाद आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये देखिएगा कि कौन सी प्रोसेस में कम टाइम लगेगा, जो सबसे कम टाइम लेगी प्रोसेस उससे पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद अगली प्रोसेस को उठाएगा जो उससे कम टाइम लेगी। इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगा और वो अपने उसी पैटर्न में प्रोसेस को कंप्लीट करते जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें तीसरी है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में स्विचिंग भी कराई जा सकती है, इनमें चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद चौथा है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मतलब कौन सी प्रोसेस पहले होनी चाहिए उस तरह से शेड्यूलिंग, ठीक है ना। मतलब जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो पहले, बाकी रेस्ट प्रोसेस बाद में, ठीक है। इस तरह से शेड्यूलिंग करना। इसके बाद आता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन में क्या होता है, एक साइकिल बन जाता है, ठीक है ना, कि 2-2 मिनट सभी प्रोसेस को मिलेंगे और जैसे जो प्रोसेस कंप्लीट होती जाएगी तो उसे एलिमिनेट कर दिए जाएंगे और वही टाइम स्लॉट फॉलो में बढ़ता चले जाएगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर टाइम स्लॉट्स में बहुत सभी प्रोसेस को एक साथ प्रोसेस करना, ठीक है ना, ये होता है राउंड रॉबिन। अ टाइम quantum 10 to 100 minutes is selected, each process in the ready queue is allocated the CPU for this time quantum. The ready queue is treated as a circular queue. Circular means circular shape, ठीक है ना। इसका दे रखा है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। The ready queue is partitioned into several queues. Processes are assigned a queue according to priority assigned to the process. इसमें priority assign कर दी जाती है और उसी priority के बेस पे हम प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। लोअर कहते हैं हायर प्रायोरिटी रहती है फॉर ग्राउंडेड प्रोसेसेस की, उसके बाद आती है सिस्टम प्रोसेसेस, फिर आती है इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, उसके बाद आती है बैच प्रोसेसेस और जो लास्ट आती है ना वो आती है बैकग्राउंड प्रोसेसेस, उनके बारे में आता है, ठीक है ना। और लास्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, ठीक है ना। दिस इज सिमिलर टू द मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एक्सपेक्ट दैट the process are allowed to move between queues. If a process was too much CPU time, it moves to the lower priority queue. Also, a process which has waited a long time in a low priority queue is moved up to a high priority queue. ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डेडलॉक और मेमोरी मैनेजमेंट
इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। डेडलॉक सिंपल, बहुत सारी प्रोसेस जब एक ही रिसोर्स के लिए अप्रोच करती हैं तो वहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कौन उस प्रोसेस को पहले यूज़ करेगा इस चक्कर में, ठीक है ना। तो इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाता है उसके बारे में, ठीक है ना। बाकी आगे ग्राफ वगैरह भी है तो उसके बारे में मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह भी, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स।